हेलो। आज हम सीटेट के कुछ लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर कह लें उसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। क्योंकि और क्योंकि जो पहले जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सीटेट ने जितने क्वेश्चन बनाए हैं पहले, वो सारे क्वेश्चन से आप देखोगे तो कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चन आपका बनता है। एक एक क्वेश्चन से मिनिमम 5 क्वेश्चन, और उस हर देखा जाए तो मैक्सिमम 70% से ऊपर आप कह सकते हो कि रिपीट करता है क्वेश्चन। हर सीटेट के एग्ज़ाम में रिपीट करता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अगर मिनिमम 5 बनता है तो उसी को अगले साल उस किसी एक ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन बना दिया जाएगा। चार ऑप्शन है, उस चार ऑप्शन पहले तो एक क्वेश्चन बनाया, फिर उसके 4 ऑप्शन दे दिए। अगले साल क्या होगा कि एक ऑप्शन का क्वेश्चन बना देगा, फिर उसके अगले साल किसी और ऑप्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। उसी में बस कुछ नहीं होता है। अगर आपने अच्छे से एक क्वेश्चन तैयार कर लिया तो हो सकता है कि आप उससे 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको स्टार्ट करने से पहले हम उसका सिलेबस देख लेते हैं। सीटेट का सिलेबस पहले देखेंगे हम। चलिए हम सीटेट का सिलेबस देखते हैं। ये है सीटेट का सिलेबस, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ ओवरव्यू है, खाली पूरा डिटेल में नहीं है। तो सीटेट के पेपर फर्स्ट के लिए अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना होगा, और मिनिमम 60% आपको लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं आपके। 5 सेक्शन, एक पेपर जो है उसमें 5 सेक्शन में बटा होता है। तो जो पहला सेक्शन होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होता है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें, और पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, जिस क्वेश्चनों की संख्या होती है 30। फिर उसमें आपके लैंग्वेज फर्स्ट होता है। आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को ले सकते हो या इंग्लिश को ले सकते हो, और लैंग्वेज सेकेंड में आप हिंदी को ले सकते हो या इंग्लिश को ले सकते हो। और ये कंप्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, जिसमें कि उसी से रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चन दे देगा। एक कंप्रीहेंशन दे देगा, उसमें से आपको क्वेश्चन उसी से आंसर ढूंढना होता है, क्वेश्चन उसी में से रहता है। और कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड पेडागोजी होती है, और सेकेंड में भी सेम थिंग होता है। अब उसके बाद अगला सेक्शन होता है तीसरा आपका मैथमेटिक्स। ये कंपलसरी होता है। इसमें कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, और कुछ पेडागोजी होता है, मैथ पेडागोजी होती है इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड को होते हैं, उसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आप देख लो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, इस टाइप के इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब पेपर 2 अगर आप 6 से 8 कक्षा को पढ़ाना चाहते हैं, उसमें टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। इसमें पेडागोजी सेम होती है। CDP जो होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वो CDP आपकी उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, वो भी सेम होती है। उसमें भी ये पेडागोजी प्राइमरी वाला और इसका पेडागोजी दोनों का सेम होता है। इसमें भी लैंग्वेज आपको कंपलसरी होता है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को रख सकते हो या इंग्लिश को, और लैंग्वेज सेकंड में हिंदी, इंग्लिश कुछ भी। देखिए मैं एक बात भूल गया, जो लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, आपको हिंदी, संस्कृत, या आपका कोई रीजनल लैंग्वेज हो, रीजनल आप जैसे कि असमी, बंगाली, अगर आप यहाँ कहीं से हैं तो वो भी आपका एक लैंग्वेज में आ जाता है। तो ये फर्स्ट लैंग्वेज तो आपका कंपलसरी है, चाहे आप इंग्लिश लो, हिंदी लो, लेकिन सेकेंड जो है आपका कोई भी आपका रीजनल लैंग्वेज भी हो सकता है। और अगर आप 6 से 8वीं तक के हैं, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस से 60 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ। इसमें 4 ही सेक्शन होते हैं। या अगर आप आर्ट साइड से हो तो आप सोशल स्टडीज़ हो गया आपका स्ट्रीम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, पूछे जाएंगे। एक मिनट, ये तो ओवरव्यू मैंने आपको पेपर सेकेंड का बता ही दिया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं ये आप क्वेश्चन रैंडमली कुछ भी हो सकता है। ये 27 नंबर है तो इसका मतलब 27 ही नहीं समझिएगा आप, ये रैंडमली कुछ भी हो सकता है ये पेपर। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही उठा लिया है, किसी ईयर का है ये। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे।
पहला क्वेश्चन है कि ये टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द potentialities of her या his students. Which of the following fields is related to this objective? तो इसमें कह रहा है कि ये टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब एक टीचर को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट जो उसका है उसकी एबिलिटी को कैसे समझे। तो उससे बस इन चारों में से क्या हो सकता है? मीडिया साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी या तीसरा हो सकता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी और चौथा है सोशल फिलोसॉफी। तो इसमें से जो भी आपको लगता है आप कमेंट में बता सकते हो। आप साथ में चेक करते रहो कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप इस लॉकडाउन की स्थिति में आप कितनी तैयारी किए हो। तो इस क्वेश्चन का जवाब वैसे क्या होगा आपका, आप कमेंट में बताइएगा, लेकिन मैं भी बता सकता हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन का जवाब है आपका, इस क्वेश्चन का जवाब है क्या हो रहा है ये, इस क्वेश्चन का जवाब है आपका ये दूसरा वाला एजुकेशनल साइकोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये नंबर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 7वां नंबर मैंने कहीं से रैंडमली उठा लिया है, आप बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चन है कि विच इज़ द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ डिफाइन इन द बेस्ट वे। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है एक बच्चे का, वो उसको डिफ़ाइन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आपको ये भी कमेंट में, आप सारे क्वेश्चन जो भी हैं आपको कमेंट में बताने हैं। आप चेक करते रहना अपने आप की कितने आपके सही हैं, हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको, तो विच ऑफ इज़ द प्लेस वेयर द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिफाइन इन द बेस्ट वे। तो ऑडिटोरियम हो सकता है क्या, होम घर हो सकता है क्या, प्लेग्राउंड हो सकता है क्या, क्योंकि चीज़ें जो है हमारे टीचिंग से रिलेटेड हैं। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसमें, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका स्कूल एंड क्लासरूम डेवलपमेंट। तो ये वाला जवाब हो जाएगा स्कूल एंड क्लासरूम डेवलपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी रेंडमली क्वेश्चन आया आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। एक यंग चाइल्ड का जो है, एक यंग चाइल्ड का जो एक साइन, मतलब एक लक्षण नहीं है एक इंटेलिजेंट चाइल्ड का एक इसमें से क्या लक्षण नहीं है, तो वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वन हु कैरी ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर। वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, जो मतलब ये चीज़ें जो ढोता है, मतलब अपने साथ जो ढोता है। वन हु कैन एडजस्ट ऑन वन सेल्फ इन ए न्यू इन्वायरमेंट, वो जो नया इन्वायरमेंट वातावरण में एडजस्ट कर सकता है। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग, क्या है भाई ये, एसेस लॉन्ग एसेस वेरी क्विकली, मतलब एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसे, मतलब लिखना कितनी जल्दी वो एक लॉन्ग एसे को लिख लेता है। सॉरी क्या है ये, यहाँ पे मुझे क्रैम का मतलब पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है आप देख लीजिएगा, जो भी आपको पता ही होगा, मुझे तो यही लग रहा है कि कितनी जल्दी वो एसे को लिख लेता है। चौथा ऑप्शन है वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, कौन एक वो जिसके में योग्यता है फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करने की। चलिए तो इसका आंसर आप कमेंट में इसका भी बताइएगा। तो इसका आंसर है कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग। एक इंटेलिजेंट चाइल्ड का एक साइन जो है, लक्षण नहीं है उसमें, वो क्या नहीं है। तो ये इसका आंसर है आपका
वन हु कैरी द थिंकिंग एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, ये भी नहीं हो सकता। वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन ए न्यू इन्वायरमेंट, ये भी नहीं हो सकता। और ये वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, ये भी नहीं हो सकता। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग ऐसे वेरी क्विकली, तो ये वाला ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है तीसरा। वैसे आप देखिए, आप बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। वैसे मुझे ये लग रहा है। और मैं आपको एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ कि जो पेडागोजी होती है ना, वो हमेशा आपको पेडागोजी को पॉजिटिव वे में लेके सोचना है। पॉजिटिव वे में, जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लस साइन मतलब लगता है कि ये चीज़ें, हाँ ये चीज़ें सोचने से सोचने में, देखने में, और आपके जितना आपने आज तक पढ़ा है उसके हिसाब से ये चीज़ सही लग रही है। मतलब ये जो है टीचिंग को एक पॉजिटिव वे दे रही है। आपको समझ में आएगा, उसको लक्ष्य जो क्वेश्चन होगा उसको देख के आपको लगेगा ये पॉजिटिव ऑप्शन ही बताएगा कि ये पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो वो ऑप्शन वही हमेशा सही होता है। एक और चीज़, जहाँ केवल होता है, जहाँ केवल यही मतलब केवल सब लग जाता है, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। मतलब एक आवश्यकता नहीं है, एक सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स एक बच्चे के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये भी कोई मुझे नहीं लग रहा ऑप्शन ये सही है। देखते हैं फिर भी। नीड फॉर, अगला ऑप्शन देखते हैं कि नीड फॉर कंपनी, नहीं ये नहीं होगा। नीड फॉर अप्रिसिएशन या सोशल अप्रूवल, नीड फॉर अप्रिसिएशन ऑफ सोशल अप्रूवल, ये भी नहीं हो सकता। नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, नहीं। रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोशल, अच्छा हाँ नॉट रिलेटेड है ना, तो ये नीड फॉर कंपनी नॉट रिलेटेड, ये हो सकता है। नीड फॉर कंपनी की एक मतलब एक कंपनी का मतलब हुआ, कंपनी का मतलब ये उद्योग वाली कंपनी से नहीं है। इस कंपनी से मतलब है सहयोग, किसी का साथ। और नीड फॉर अप्रिसिएशन ऑफ सोशल, ये भी हो सकता है। यहाँ लिख रहा है कि नॉट रिलेटेड, तो ये तो रिलेट कर सकता है कंपनी वाला। और ये अप्रिसिएशन क्या है, अप्रिसिएशन ऑफ सोशल अप्रूवल, ये भी हो सकता है। नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, इसकी भी ज़रूरत होती है। तो बचा क्या, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है ये इसके में करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। पांचवा क्वेश्चन है, नंबर 5 पे है, लेकिन आप अपने हिसाब से लिखिएगा। ये रेंडमली है, कुछ भी है, मैंने इसको आप कट पेस्ट किया है इसलिए इधर उधर है। तो मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब मोटिवेशन इन द लर्निंग में, मतलब सीखने में मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन क्या है सीखने में, जो मोटिवेशन का प्रोसेस है वो क्या है। तो ये इसका ऑप्शन है कि मेक्स लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनली। क्या मतलब जो सीखने वाला होता है उसको एक दिशा में सोचने के लिए मजबूर करता है क्या। क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमोंग यंग लर्नर्स। क्रिएट इंटरेस्ट मतलब एक मतलब जो है इंटरेस्ट बनाता है फॉर लर्निंग के लिए एमोंग यंग लर्नर्स। और क्या, शार्पनेस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, मतलब शार्प मतलब तेज करता है, सीखने वाले के दिमाग तेज करता है क्या, और याद करने की क्षमता को तेज करता है क्या। फिर डिफ्रेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, नए लर्नर में और पुराने लर्नर में अंतर करता है क्या। तो मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या हो सकता है, मेक्स लर्नर थिंक यूनिट, एक दिशा में सोचने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, एक दिशा में सोचने के लिए। तो ये वही मैं आपसे कह रहा था कि हमेशा ये क्वेश्चन जो होगा आपका आंसर ना वो पॉजिटिव वे में जाएगा। तो ये तो नहीं जाए, ये तो निगेटिव वे में जा रहा है। मेक्स लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनली, एक दिशा में सोचने के लिए कभी नहीं, ये जा रहा है निगेटिव वे में, तो ये हो नहीं सकता। फिर है आपका शार्पनेस, मेमोरी को क्या, याददाश्त को तेज करने के लिए, ये भी नहीं हो सकता। फिर डिफरेंस, सॉरी क्या हो गया।
सॉरी ये टच हो गया कुछ मेरे हाथ से। तो ये यूनिडायरेक्शनली वाला ये तो निगेटिव वे में है, तो ये हो नहीं सकता। क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग, इसको देखते हैं बाद में। शार्पनेस, मेमोरी को, यादाश्त को तेज़ करने के लिए, ये भी निगेटिव वे में। यादाश्त को तेज़ करने के लिए ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। फिर डिफ्रेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्नर, क्या नए सीखने वाले में और पुराने सीखने वाले में अंतर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। आप देखिएगा कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है। अगर गलत होगा तो कमेंट में बताइएगा, सही होगा तो भी कमेंट में बताइएगा प्लीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन है आपका, ये 8 नंबर पे है कि द स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज। द स्टेज, वह अवस्था जब ये एक बच्चा स्टार्ट करता है सोचना, मतलब लॉजिकली सोचना, अबाउट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, एंड इवेंट के बारे में, नोन एज, उसको क्या कहते हैं। जब बच्चा सोचना स्टार्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, एक इवेंट के बारे में, वह स्टेज क्या है, इवेंट, उसको क्या मतलब नोन है, इवेंट इज नोन है, उस इवेंट को किस नाम से जानते हैं। तो ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं क्या उसके, कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, कि क्या सेंसरी मोटर स्टेज क्या कहते हैं, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या कहते हैं, इसमें से आप बताओ। आप कमेंट करके बताइए। प्री ऑपरेशनल स्टेज नहीं होता है ये, इसमें से प्री ऑपरेशनल स्टेज नहीं हो सकता। फिर आपका सेंसरी मोटर, मतलब ये गामक स्टेज नहीं है। ये गामक जब सोचना स्टार्ट करता है तो गामक कैसे हो सकता है। फिर प्री ऑपरेशनल भी नहीं हो सकता है। फिर ये सेंसरी मोटर, मतलब गामक स्टेज तो है नहीं। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, ये भी नहीं हो सकता है। तो कॉन्क्रीट, मतलब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब वो अपने मन में जो है, मन में चीज़ों को बनाता है वो। तो इसलिए ये वाला सही हो सकता, ऑप्शन दूसरा सही होगा इसमें। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। इनसाइट थ्योरी, जो लर्निंग का इनसाइट थ्योरी है, वो किसने प्रमोट किया है। प्रमोटेड बाय, किसके द्वारा प्रमोट किया गया है। तो ये जो है जीन पियाजे, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जीन पियाजे हो सकते हैं क्या, शायद नहीं। फिर गेस्टाल्ट थ्योरी, ये भी नहीं है। पावलोव भी नहीं है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वाइगोत्स्की का है। आप देखिएगा आपको क्या लगता है, लेकिन ये वाइगोत्स्की का भी नहीं है। शायद ये गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट्स का है, गेस्टाल्ट थ्योरी है ये, जो भी है। तो इसको पहले हमें मिटा दूँ मैं, ये वाला सही है। तो आप हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है। ये वाला सही है मेरे हिसाब से। तो इससे द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, बस इतना, प्रमोटेड बाय किसके द्वारा, गेस्टाल्ट थ्योरी है ये। इनसाइट, जहाँ आपको इनसाइट, मतलब इनसाइट हम कहते हैं ना कि हम आई साइट, आँखों में कुछ होता है तो आई साइट से आप याद रखो इनसाइट। अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन आपको पढ़ने की आदत है, तो आप हिंदी में देखोगे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को क्या कहते हैं। और नहीं तो अगर हिंदी में आपको समझ में नहीं आया तो सीधे इनसाइट जहाँ हो आई साइट से रिलेट करो। आई साइट से आप रिलेट करोगे तो गेस्टाल्ट को रिलेट कर देना, वहीं गेस्टाल्ट को रिलेट कर देना। जैसे ही आपको दिखे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जैसे ही दिखे आपको इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो उसको आप अपने आई साइट से रिलेट करो। आई साइट कहते हैं, आई साइट वीक है आपकी, तो आई साइट से रिलेट करो। और जब आप आई साइट से रिलेट करोगे तो वहीं गेस्टाल्ट से रिलेट कर दो उसको। बस 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इनसाइट से आपको आई साइट रिलेट करना है, आई साइट से आपको गेस्टाल्ट रिलेट कर देना है, बस। तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग डायरेक्ट चला जाएगा गेस्टाल्ट थ्योरी पे। ये याद करने का एक तरीका है। आप अगर इस चीज़ों से रिलेट करना सीख जाओगे तो बहुत जल्दी आप चीज़ों को याद कर लोगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज डू चिल्ड्रेन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। मतलब एक पीयर ग्रुप का मेंबर बनने के लिए स्टेजेज जो एक बच्चा करता है वो क्या है। तो ईयरली चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड, एडोलेसेंस है, कि एडल्टहुड है, क्या है आपको बताना है इस कमेंट में। लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा अभी दम।
तो आप एक बच्चा जो करता है तो क्या करता है वो, ईयरली चाइल्डहुड तो हो नहीं सकता, ये ईयरली चाइल्डहुड तो नहीं हो सकता, चाइल्डहुड भी नहीं हो सकता, एडल्टहुड तो हो ही नहीं सकता, तो एक ही बचता है एडोलेसेंस। तो ये वाला सही है। तो जहाँ भी आपको ये वाला क्वेश्चन है इन विच, ये वाला क्वेश्चन है कि बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप, एक बच्चा जो करता है मतलब एक पीयर, अपने पीयर ग्रुप के लिए एक एक्टिव मेंबर बनने के बिकम एक्टिव मेंबर, जहाँ भी एक्टिव मेंबर बनने की बात होगी बच्चे की, बिकम एक्टिव मेंबर आप अपने पीयर ग्रुप में, तो वहाँ एडोलेसेंस आपको याद रखना है। एडोलेसेंस मतलब एडल्टहुड से जस्ट पहले वाला, एडल्टहुड से पहले वाली चीज़ तो याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेरेंट्स शुड प्ले ए डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। जो पेरेंट का एक रोल है, प्ले एक रोल जो अदा करते हैं अपने लर्निंग प्रोसेस, अपने बच्चे के सीखने के समय, सीखने में, वो क्या है सिंपैथेटिक या नेचुरल, क्या है न्यूट्रल और निगेटिव या प्रोएक्टिव, क्या हो सकता है इसमें से। तो सिंपैथेटिक तो होगा नहीं, ये न्यूट्रल भी नहीं होगा, न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकता कुछ, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव होगा सारी चीज़ें। तो प्रोएक्टिव एक बचता है, तो आपको प्रोएक्टिव से याद रखना है कि एक जब अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर याद रखना है कि पेरेंट जो है एक माता पिता अपने बच्चे के सीखने में, जो बच्चा सीखता है उसमें बच्चे और माता पिता का क्या योगदान होता है। एक जो बच्चा जो यंग चिल्ड्रन होता है उसके सीखने में एक माता पिता का क्या योगदान होता है, वो आपको याद रखना है। तो वो है प्रोएक्टिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट जो बनाते हैं बच्चे जो है, एक्टिवली जो कुछ कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ होती है उसको ऑफ द वर्ल्ड के लिए, इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू, मतलब जो भी बनाते हैं उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटेड टू। जो भी मतलब स्टेटमेंट है एट्रीब्यूटेड, जो वो स्टेटमेंट ये किसका है, किसने एट्रीब्यूट किया है इसको, इस स्टेटमेंट को। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था। चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट है कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये इतना जो है, इतना आपका एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया किसने था, तो ये आपको बताना है कि कमेंट में कि किसने दिया था। तो ये कोएलबर्ग ने नहीं दिया था, स्किनर ने भी नहीं दिया था, और पावलोव ने नहीं दिया था। तो बचा क्या, एक ये तीसरा नंबर पायजेट ने जो भी है, नाम मुझे याद नहीं हो पाता है मुझे भी जल्दी। ये आपको तीसरा जो चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट, ये जहाँ आपको कंस्ट्रक्ट और अंडरस्टैंडिंग वाली बात दिखाई देगी वो दिया है किसने, पायजेट ने, जो भी है पायजेट ने, आप जो भी कहते हो। तो आपको ये वाला याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जहाँ भी एक्टिवली कंस्ट्रक्ट और अंडरस्टैंडिंग की बात होगी आपको इनका नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पायजेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज ए चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन, मतलब प्रोपोजिशन सीखना स्टार्ट करता है, क्या है भाई। अकॉर्डिंग टू पायजेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज ए चाइल्ड बिगिन टू थिंक, मतलब एक बच्चा करता है बिगिन सीखना स्टार्ट करता है लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन, ठीक है। किस उम्र में स्टार्ट करता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है। तो सेंसरी मोटर स्टेज नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता मोटर स्टेज।
एब्स्ट्रैक्ट क्या, किस चीज़ का? लॉजिकली थिंकिंग। तो ये 2 साल में तो होगा नहीं, 2 साल में नहीं होगा। आपको कोई ज़रूरी नहीं है चीज़ें रटने के लिए, आपको थोड़ी देर तक उसको समझना है, क्योंकि ये जो पेडागोजी का क्वेश्चन होता है ना, वो रिलेट करता है सीधे डायरेक्ट ऑप्शन से। आपको मतलब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का जो भाई है वो ऑप्शन में ही है कहीं। आप पढ़ोगे आपको तो आपको समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा डीप सोच लोगे वहीं पे तो समझ में आएगा। अगर आप तुक्का भी लगाओगे ना इस क्वेश्चन का तो कहीं ना कहीं आप सही जगह पे पहुंच जाओगे। तो चलिए इसका देखते हैं। ये पहला वाला तो होगा नहीं। दूसरा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, ये भी नहीं होगा। फिर ये आपका कंक्रीट भी नहीं होगा। तो बचा क्या? एक फॉर्मल ऑपरेशनल एज, ये वाला सही है ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक ए लॉट एट स्कूल, इट शोज दैट। मतलब कृतिका नाम की एक लड़की है। इसमें क्वेश्चन में है कि कृतिका नाम की एक लड़की है जो स्कूल में तो बहुत बात करती है, लेकिन घर में तो डज नॉट टॉक मच एट होम, मैंने उल्टा पढ़ दिया। जो कि घर पे तो डज नॉट टॉक मच एट होम, मतलब घर पे ज़्यादा बात नहीं करती है, टॉक ए लॉट, बट स्कूल में वो बहुत बात करती है। तो वो क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? घर पे ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन वो स्कूल में बहुत बात करती है। तो वो दिखाने की क्या कोशिश कर रही है? तो वो क्या दिखाने? सी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, मतलब वो अपने घर को पसंद नहीं करती है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं, घर को पसंद नहीं करती तो घर पे रहती ही नहीं शायद, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर हर थॉट गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, इसको देखते हैं बाद में, हम पहले अगला देखते हैं। स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू टॉक ए लॉट, क्या कोई स्कूल ऐसा होता है जो बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है बात करने की? कि आप मतलब उनको ज़्यादा ही देता है बात करने को, छूट देता है क्या कि आप बात करो? ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये निगेटिव बात कर रहा है। फिर टीचर डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक लॉट एट स्कूल, क्या टीचर भी ऐसा कहता है क्या, मांग करता है क्या कि आप नहीं बात करो स्कूल में बहुत? ऐसा कुछ नहीं है, कोई टीचर नहीं कहता, ये भी निगेटिव थॉट है। तो हर थॉट गेट एक्नॉलेज एट स्कूल, क्योंकि वो स्कूल में इसलिए बहुत ज़्यादा बात करती है क्योंकि उसकी बातों को स्कूल में सुना जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है, इसलिए वो स्कूल में ज़्यादा बात करती है और घर पे नहीं, क्योंकि घर पे उसकी कोई बात नहीं सुनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द टर्म करिकुलम, जो एक टर्म है करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर टू, मतलब ये किससे रिलेट करता है? ये करिकुलम संबंधित किससे है? ये एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में ये जो करिकुलम शब्द है ये किससे करिकुलम का मतलब क्या होता है? करिकुलम का मतलब एक्टिविटी एक तरह की। ये किससे संबंधित है? शिक्षा के क्षेत्र में किससे संबंधित है? एवेल्युएशन प्रोसेस से, एवेल्युएशन प्रोसेस से संबंधित है क्या? इवैल्यूएशन प्रोसेस से संबंधित है क्या? ये इवैल्यूएशन प्रोसेस से तो नहीं है। फिर क्या है 25 नंबर का? टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज इन द क्लास, टेक्स्ट मटेरियल, ये भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन क्लास, क्या टेक्स्ट मटेरियल क्लास में यूज होता है? करिकुलम नहीं, करिकुलम जो सब टेक्स्ट मटेरियल से रिलेटेड नहीं है। मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी थॉट, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी थॉट्स, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये भी निगेटिव कुछ बात कर रहा है। फिर अगला है ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑन ए डे टू डे बेसिस। हाँ ठीक है, ये करिकुलम है कि ओवरऑल प्रोग्राम द स्कूल विच स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑन ए डे टू डे, जो भी बच्चा मतलब प्रतिदिन जो एक्सपीरियंस करता है उससे करिकुलम। तो आपको ये क्वेश्चन मतलब इस तरह के क्वेश्चन को आपको बस समझना है, आंसर आपके ऑप्शन में है। ये जो ऑप्शन थे ना, ये पूरी बात नहीं बता रहे हैं। ये जो जितने ऑप्शन हैं ये पूरी बात को नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये पूरी बात को आपके पास डिफाइन कर दे रहा है, इसलिए इसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एट लोअर क्लासेज प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। जो छोटी कक्षाएं होती हैं, नीचे की कक्षाएं होती हैं, उसमें प्ले वे मेथड जो होता है वो टीचिंग इज बेस्ड ऑन, मतलब प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। टीचिंग का जो प्ले वे मेथड है वो किस पे बेस्ड है? वो लोअर क्लासेज में टीचिंग का प्ले वे मेथड है वो किस पे बेस्ड है? तो ऑप्शन है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ऑप्शन है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ क्या है? ये एट लोअर पे टीचिंग ऑन बेस्ड ऑन, ये वाला हो नहीं सकता सर। और क्या है भाई? इसके बाद में देखते हैं दूसरा ऑप्शन, थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। नहीं, प्लेवे मेथड ऐसा कुछ नहीं है कि खाली फिजिकल एजुकेशन दिया जाए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग का एक मेथड नहीं हो सकता। क्या है? सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। हाँ, ये सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग हो सकता है कि प्ले वे मेथड में आप जब खेलोगे, खेल के जब कुछ भी सीखोगे तो आप एक अकेले तो खेलोगे नहीं, एक ग्रुप रहेगा आपका, तो इसीलिए सोशोलॉजिकल कह रहा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश इज कंसीडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। मतलब एक मोटिवेटेड टीचिंग के लिए जो डैश के जो जगह है वहाँ पे क्या आएगा? इज कंसीडर्ड, जो भी है वो कंसीडर किया जाता है, जो भी है वो कंसीडर किया जाता है साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग के लिए। वो क्या हो सकता है? पहला है कि क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट के लिए कंसीडरिंग साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। आप अब इसी से ऑप्शन से ही देख सकते हो आप। क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट, अगर कोई भी बच्चा मोटिवेट होगा जब, तो वो किस तरह का व्यवहार करेगा? यही है क्वेश्चन में। अब ऑप्शन से आप देख सकते हो कि पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। अगर मोटिवेटेड होगा तो क्या बच्चा पिन ड्रॉप होगा? ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम पिन ड्रॉप साइलेंट का मतलब है कि आप बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त हो, आपने कुछ उसको पनिश किया तभी एकदम साइलेंट है। क्योंकि बच्चा ऐसे मतलब छोटे बच्चों का क्लास है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पिन ड्राइव साइलेंट रहे, वो आवाज़ तो आएगी ही कहीं ना कहीं। मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, ये भी नहीं। मैक्सिमम अटेंडेंस का मतलब ही नहीं बनता। रेमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही बचता है क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट। अगर आप अच्छे से पढ़ाओगे, मोटिवेट रहेंगे बच्चे, आपसे घुले मिले रहेंगे तो वो क्वेश्चन करेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव ऑप्शन है। आप कुछ नहीं पढ़ के ना डायरेक्ट आप इसका ऑप्शन से आप दे सकते हो। क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन भी पढ़ो, क्वेश्चन समझो और ऑप्शन भी समझो, तब आप जवाब दे दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टू मेक असेसमेंट ए यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। टू मेक असेसमेंट बनाना यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग है, प्रोसेस है, वन शुड बी केयरफुल। उसमें क्या ध्यान रखने की बात है? तो पहला ऑप्शन है यूजिंग ए वेराइटी ऑफ वे टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। यूजिंग a variety to collect information about the student learning process across the scholastic and co-scholastic boundaries। 20वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक। नहीं, टेक्निकल लैंग्वेज फीडबैक ये कोई बात देता नहीं है कि टेक्निकल लैंग्वेज और फीडबैक का। मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट, ये कंपैरिजन तो करना ही नहीं है। फिर है लेबलिंग भी नहीं करना है। किसी बच्चे को किसी बच्चे से लेबल मतलब किसी से कंपेयर ही मत करो कि देखो उसने वो तुमसे कितना मेहनत करता है या तुमसे कितना ज़्यादा सीखा है या कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। ऐसे तो बच्चे को कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप उसके में हीन भावना डाल रहे हो। वो फिर वो सीखने के लिए कभी आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं। वो फिर वो क्लास के मतलब हमेशा चुप ही रहेगा एक तरह से। समझिए आप खुद अपने बेसिक भाषा में समझ सकते हो। अगर किसी बच्चे को किसी बच्चे से आपने कंपेयर कर
कर दिया तो बस उसके बाद उसके अंदर हीन भावना घुस जाएगी, मतलब उससे वो हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, फिर वो बच्चा कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए टीचर एट ए प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे मतलब एक प्राइमरी लेवल पे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, एक टीचर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तो कंपिटेंस इन मेथड ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। 22वां नंबर क्वेश्चन है ये। कंपिटेंस, ये वाला शब्द कंपिटेंस इसमें निगेटिव शो कर रहा है, तो इसलिए देखना आप कंपिटेंस, कंपटीशन तो किसी से रेस तो लगानी ही नहीं है, तो ये वर्ड इसमें है, तो इसलिए ऑप्शन शायद गलत हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं हम कि फिर कंपिटेंस फिर आ गया आपका कंपिटेंस फिर आ गया भाई, तो ये कंपिटेंस आ गया तो फिर नहीं हो सकता ये शायद। देखते हैं फिर क्या है, एगरनेस भी नहीं होना चाहिए। एगरनेस वर्ड ये कंपटीशन वाले शब्द और ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती। फिर क्या है, उसके बाद क्या है, पेशेंस एंड प्रिजर्वनेस। तो ये चीज़ें ये हो सकता है कि आपको धैर्य, पेशेंस जो भी है, एंड प्रिजर्वनेस, धैर्य, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई मैं भी थक गया बोलते बोलते। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन है कि ये टीचर बिकॉज ऑफ हिज हर क्या डेमोक्रेटिक नेचर अलाउ स्टूडेंट टू सिट ऑल ओवर द क्लास। ठीक है, ऑल ओवर क्लास। सम सिट टुगेदर एंड डिस्कस, कुछ साथ बैठते हैं और बात करते हैं, या डू ग्रुप रीडिंग, या ग्रुप में पढ़ें, या सम सिट क्विटली एंड रीड देमसेल्फ, या कुछ अलग बैठ के बात रीड पढ़ें। फिर क्या है, ये क्या है, पेरेंट डज नॉट लाइक इट। एक पेरेंट डज नॉट लाइक इट, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस्ट वे टू हैंडल दिस सिचुएशन। पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव में है, मतलब कि पेरेंट जाएगा टीचर से बात करेगा और जो भी दिक्कत होगी बच्चे की उसे बताएगा और टीचर से उसके बारे में पूछेगा, तो ये पॉजिटिव वे में है। अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं कि पेरेंट शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम दैट स्कूल। मतलब एक बच्चे को ये निगेटिव बात कर रहा है, ये ऑप्शन जो है निगेटिव बात कर रहा है। एक मिनट, ये इधर उधर हो सकता है क्या, ये हट ही नहीं रहा। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं इसी पे। ये कह रहा है कि पेरेंट्स शुड टेक अवे द चिल्ड्रन, मतलब बच्चे को स्कूल से बाहर, मतलब चिल्ड्रन को पेरेंट्स को ले जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल से नाम कटा दो और लेके जाओ, ये कोई उपाय नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। पेरेंट्स शुड कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल। ये भी कोई तरीका नहीं हुआ कि एक टीचर का उसके प्रिंसिपल से जाके कंप्लेन करना, तो ये भी ऑप्शन नहीं ठीक बैठ रहा है, निगेटिव हो रहा है। ये भी कंप्लेन वाली चीज़ आ गई ना, तो निगेटिव हो गया। फिर आ गया पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट टू। अब आग्रह करें, पेरेंट जाके प्रिंसिपल से आग्रह करें, ये भी नहीं हो सकता। ये भी कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट है, निगेटिव बातें इसमें हो रही है। तो बस आपको निगेटिव चीज़ें देखनी है। अब इसमें एक चीज़ मैं पहले ही बताया, इसमें बताया कि इसमें पॉजिटिव बात हो रही है कि पेरेंट शुड शो ट्रस्ट, मतलब पेरेंट को विश्वास रखना चाहिए टीचर पे और उसके साथ अपने प्रॉब्लम बतानी चाहिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझनी चाहिए, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही है। आप आँख बंद करके इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे, आपका कोई नहीं काट सकता, आपके नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर डिस्टिंक्ट स्टेजेज ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाई। डिस्टिंक्ट स्टेज में एक चिल्ड्रन का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है किससे जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ये जो है किसने दिया है? 4 स्टेज जो हैं बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के, किसने आइडेंटिफाई किया है, किसने पहचाना है, किसने दिया है?
तो ये स्किनर ने दिया है, पायोजेट ने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है, एरिक्सन ने दिया है, किसने दिया है आपको बताना है। स्किनर का 4 स्टेज जो सिद्धांत है वो स्किनर का तो है नहीं, ये कोहलबर्ग का भी नहीं है और एरिक्सन का भी नहीं है। तो 4 जहाँ भी आपका 4 स्टेज वाली आ गया क्वेश्चन 4 स्टेज, तो आपको पायोजेट पे लगा देना है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ आप भी बताइएगा कि आपके कितने सही हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, तो मैं आपके लिए और भी वीडियो डालता रहूँगा। और नोटिफिकेशन वाला भी बेल अगर आप दबा दोगे तो आप तुरंत देखोगे मेरे वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिर से आ गया क्या वही क्वेश्चन? फिर वही क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर वही वाला आ गया। ये वाला क्वेश्चन है कि लर्निंग कैन बी इनरिच्ड इफ़, एक जो है कैन बी इनरिच्ड, लर्निंग जो है पहुंच सकता है इनरिच्ड इफ यदि टीचर यूज डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन। मतलब एक बच्चा जो भी है उसके पास वो सीख सकता है अच्छे से इनरिच्ड इफ यदि टीचर क्या करे। तो इसमें भी आपको पॉजिटिव चीज़ ढूंढना है बस। देखिए इसमें टीचर्स यूज डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि टीचर जो है लेक्चर में डिफरेंट टाइप के लेक्चर दे और उसको मतलब एक्सप्लेन भी करे डिफरेंट वे से। तो शायद बच्चा अगर इस वे से नहीं समझ पाया दूसरे वे से समझ जाए। चलिए ये तो एक पॉजिटिव में है, तो होल्ड पे रखते हैं इसको, देखते हैं अगला क्या हो सकता है। फिर ड्यू अटेंशन इज पेड टू पीरियोडिक टेस्ट इन द क्लास, ये तो टेस्ट कह रहा है। टेस्ट वर्ड एग्ज़ाम, टेस्ट, परीक्षा, ये सब चीज़ें जहाँ आएंगी वो तो हो ही नहीं सकता टेस्ट। फिर है इसमें 3 ही ऑप्शन है, 3 ही ऑप्शन कैसे हैं भाई, मैंने मिस्टेक कर दिया क्या? चलिए देखते हैं 3 ही ऑप्शन पे देख लेते हैं। सिचुएशन फ्रॉम द रीड वर्ड आर ब्रॉट इनटू द क्लास इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड द टीचर फैसिलिटेट। तो इसमें चीज़ें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इन दोनों का निचोड़ इसमें है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यही सही होगा। सिचुएशन को समझिए, फ्रॉम द रीड वर्ड से, आर ब्रॉट इनटू द क्लास इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड द टीचर फैसिलिटेट्स। ठीक है, यही वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि सारी इन दोनों का निचोड़ इसमें है, तो यही वाला ऑप्शन हो सकता है सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग का एक फीचर है जो इसमें चारों में से नहीं हो सकता। क्या? लर्निंग इज ए गोल ओरिएंटेड, हो ही नहीं सकता कभी भी। गोल एक लक्ष्य, सीखना जो है एक लक्ष्य हो सकता है क्या? सीखना एक लक्ष्य कैसे हो सकता है? ये निगेटिव बोल रहा है थोड़ा सा। लर्निंग इज ए गोल ओरिएंटेड, कोई मतलब गोल ओरिएंटेड खाली एक लक्ष्य के लिए सीखना ऐसा नहीं हो सकता। ये तो एक खाली चीज़ें बता दिया है ना कि गोल ओरिएंटेड, तो आप फिक्स नहीं कर सकते इसमें, सीखने फिक्स तो कर ही नहीं सकते, इसीलिए ये थोड़ा निगेटिव बोल रहा है। तो ये निगेटिव बोल रहा है तो ये हो नहीं सकता। फिर क्या है? अनलर्निंग इज आल्सो ए लर्निंग प्रोसेस। अनलर्निंग इज आल्सो लर्निंग प्रोसेस कैसे हो सकता है भाई? ये आप कह रहे हो कि अनलर्निंग इज आल्सो ए लर्निंग प्रोसेस, अनलर्निंग भी है ऊपर से लर्निंग प्रोसेस। ये हो सकता है कि मतलब अनलर्निंग आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने लर्न किया कि अनलर्न किया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें। चलिए इसको अगला ऑप्शन देखते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। लर्निंग इज ए कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस। लर्निंग इज ए कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस कैसे हो सकता है? तो एक ही ऑप्शन बचता है ये कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। यार आर द ओनली कर दिया तो ओनली में भी गलत होगा भाई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। इसमें चारों ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं, मुझे समझ में नहीं। आप बताइएगा कि आपको कौन सा सही है, आपको अगर आता हो तो, लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है यही सही है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप बताइएगा प्लीज़ कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि ए स्टूडेंट ऑफ वी ग्रेड विथ विजुअल डिफिशियंसी शुड बी, वी ग्रेड विथ विजुअल डिफिशियंसी, अच्छा मतलब जो जिनके देखने में दिक्कत है, शुड बी क्या ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड्स सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज़। इसमें बात हो रही है आपकी पॉजिटिव वे में थोड़ी सी, इस वाले ऑप्शन में ना, पहले वाले ऑप्शन में पॉजिटिव वे में थोड़ी बात हो रही है, तो हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन सही हो। चलिए अगला देखते हैं। गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट इन द, नहीं स्पेशल की तो बात हो ही नहीं सकती, स्पेशल किसी एक बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट ये संभव नहीं है। फिर संभव तो है, मतलब ऐसा दूसरे बच्चों के साथ मतलब ये ठीक नहीं होगा, दूसरे जो बच्चे हैं। फिर है एक्सक्यूज टू डू ए लोअर लेवल वर्क, ऐसा ये भी लोअर लेवल वर्क, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हेल्प विथ हिज हर रूटीन वर्क बाय, ये भी नहीं, ठीक है। फिर यही वाला ऑप्शन बचता है, पॉजिटिव वे में है तो इसको आप सही करना। पॉजिटिव वे में, आप पॉजिटिव वे में सोच के आप ऑप्शन लगाओगे ना तो आपका बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है गिफ्टेड डैश इज नॉट कंसिडर्ड ए साइन ऑफ बिंग, एक बिंग इज नॉट कंसिडर्ड ए साइन ऑफ बिंग, गिफ्टेड के बाद डैश है, इज नॉट कंसिडर्ड ए साइन ऑफ बिंग। 16 नंबर क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर क्या हो सकता है? नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या है भाई 16 नंबर क्वेश्चन का? ये है क्यूरियोसिटी, मतलब उत्सुकता, ये भी नहीं हो सकता। क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं हो सकता। क्या है? फाइटिंग विथ अदर्स, कंसिडर साइन ऑफ बिंग, ये लिख रहा है ना नॉट कंसिडर्ड, तो मतलब ये वाला ऑप्शन फाइटिंग विथ अदर्स, जो कि हमारे नज़र में ये निगेटिव है, लेकिन नॉट यहाँ खुद निगेटिव के बारे में पूछ रहा है तो ये भी निगेटिव है, तो ये वाला सही है, फाइटिंग विथ अदर। हम सोचेंगे कि फाइटिंग विथ अदर, दूसरे से क्यों लड़ना, मतलब ये निगेटिव में है, लेकिन क्वेश्चन भी तो निगेटिव में ही पूछ रहा है। नॉट कंसीडर्ड, नॉट साइन जो है, नॉट कंसीडर्ड ए साइन, एक लक्षण के रूप में जिसको कंसीडर नहीं किया जाता है, तो लक्षण के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है फाइटिंग विथ अदर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट इज टू यूज। प्राइमरी लेवल में जो एड्रेस किया जाता है एक लर्निंग डिफ़िकल्टी, जो भी सीखने में जो भी आपकी मुश्किलें होती हैं, बाधाएं होती हैं एक स्टूडेंट के लिए, इज टू यूज ईजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक। 13 नंबर क्वेश्चन है इसका। ईजी एंड इंटरेस्टिंग तो बना ही नहीं सकते, इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते, किसी खाली इंटरेस्टिंग के लिए चीज़ें नहीं हो सकती, मतलब एक टेक्स्ट बुक हो उसको आप इंटरेस्टिंग बना दो, ये कोई तरीका नहीं हुआ। क्या उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऑप्शन है आपका स्टोरी टेलिंग मेथड, हाँ ये कहानी के रूप में बताना, ये तो हो सकता है। ये वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड सूटेड टू द डिसेबिलिटीज़, ये वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड सूटेड टू, नहीं मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि डिसेबिलिटीज़ को ये सूट करे, ये भी गलत हो सकता है। फिर क्या है? एक्सपेंसिव एंड ग्लोसरी, एक्सपेंसिव महंगी चीज़ें, ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी, एक्सपेंसिव और महंगी खर्चीली चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं, तो एक ही चीज़ बचता है, स्टोरी टेलिंग मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू ए न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम या हर इन ए सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट, दिस इज रिलेटेड टू। ये जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये किससे रिलेट करता है? ये स्टेटमेंट किससे रिलेट करता है? 12 नंबर क्वेश्चन है ये। लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू ए न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड ऑफ हिम हर इन सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट, मतलब जो भी हमारे साथ बीते भविष्य में भूत में हुआ है, सॉरी पास्ट में हुआ है, जो भी हमारे बीते पास्ट में हुआ है उसको न्यू सिचुएशन को हम समझने के लिए रिस्पॉन्ड टू ए चाइल्ड न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब एक जो रिस्पॉन्स एक बच्चा देता है वो क्या पास्ट वाले सिचुएशन को ध्यान में रख के ऐसा कुछ नए सिचुएशन से कंपेयर करके बताता है। मेड बाय हिम सिचुएशन एज द पास्ट, जो भी होगा भाई। चलिए अगला इसमें देखते हैं इसका ऑप्शन। ये एटीट्यूड लर्निंग प्रोसेस नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है। और लॉ ऑफ रेडिस क्या है? लॉ ऑफ रीडनेस,
रेडीनेस ऑफ लर्निंग, ये हो सकता है क्या 12 का? ये भी नहीं है। लॉ ऑफ एनालॉजी, हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, एनालॉजी वाला। लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ डिसलेक्सिया किससे? ये डिसलेक्सिया एक टाइप की एक सिकनेस है, बीमारी है एक तरह की डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिया किसको रिलेट कर मतलब किससे संबंधित है डिसलेक्सिया? क्या ये रीडिंग डिसऑर्डर? चलिए नीचे देख लेते हैं। मैथमेटिकल का तो होता नहीं है, कैलकुलेशन वाली चीज़ें वो होता है डिसकैलकुलिया होता है, मैथमेटिकल वाला डिसकैलकुलिया होता है। मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा, बिहेवियर में भी नहीं होगा। फिर रीडिंग डिसलेक्सिया जो है इज एसोसिएटेड विथ रीडिंग डिसऑर्डर, मतलब बच्चा जो है लिखने रीडिंग मतलब पढ़ने में वो कठिनाई महसूस करता है, वो डिसलेक्सिया से रिलेट करता है। डिसलेक्सिया, जहाँ भी डिसलेक्सिया होगा वो बच्चा जो भी लक्षण डिसलेक्सिया का मतलब जो बच्चे में डिसलेक्सिया होगा वो पढ़ने में उसको कठिनाई होगी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं, सॉरी। यह है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड एजुकेशनल, मतलब शिक्षा में एक बच्चे के साथ क्या इन स्पेशल स्कूल एजुकेशन। इन स्पेशल स्कूल तो नहीं, अब तो स्पेशल स्कूल नहीं, पहले हो सकता था, अब स्पेशल स्कूल नहीं। अब क्या है, समायोजन वाली शिक्षा चल रही है ना, ये इन स्पेशल स्कूल नहीं हो सकता। फिर बाई स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल नहीं, बाई स्पेशल टीचर ये भी नहीं हो सकता, बाई स्पेशल टीचर तो नहीं। फिर अलोंग विथ अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, हाँ बाई ये वाला हो सकता है। फिर अगला है कि बाई मेथड से डेवलप बाय द स्पेशल वाली चीज़, स्पेशल वाली चीज़ नहीं, ये निगेटिव बात कर रहा है। अलोंग विथ अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, मतलब इसी को समायोजन कहते हैं कि मतलब जहाँ एक नॉर्मल बच्चा होगा वहीं डिसेबिलिटीज़ वाला बच्चा, अंधा गूंगा बहरा सब एक ही साथ बैठ के पढ़ेंगे, वो वाली चीज़ें हैं। ये पॉजिटिव बात कर रहा है, ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माइंड मैपिंग रेफर्स टू, माइंड मैपिंग जो एक दिमाग वाला माइंड मैपिंग की बात कर रहा है, रेफर्स टू क्या, किसको? 11वां नंबर क्वेश्चन है ये। तो ये ड्राइंग द पिक्चर ऑफ ए माइंड, क्या माइंड मैपिंग है जो दिमाग में एक जो हम पिक्चर जो अभी सोच लेते हैं, कहीं भी कल्पना जो दिमाग में जो कल्पना करते हैं वो वैसी उससे संबंधित है क्या? नहीं। फिर क्या है, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। चलिए अगला देखते हैं कि ये टीचिंग टू इन्हेंस कम्प्रीहेंशन, नहीं। ये प्लान ऑफ एक्शन एंड क्या है, एडवेंचर, नहीं, एडवेंचर ऐसी चीज़ें नहीं। फिर यही वाली ऑप्शन जो है ये थोड़ा ठीक लग रहा है, तो यही ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। आप ही बताइएगा कि आपको क्या कौन सा मतलब गलत होगा, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में प्लीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्या है, फॉस्टर क्रिएटिविटी एमोंग, फॉस्टर क्रिएटिविटी मतलब कि एकदम से एकाएक फॉस्टर एमोंग लर्नर्स, फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी एमोंग लर्नर्स, सीखने वालों में। तो क्या है ये 10वें का क्या है, इम्फेसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्कूल लाइफ। 10वां नंबर क्वेश्चन है, तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं। फिर क्या है, कोचिंग स्टूडेंट, कोचिंग की तो बात ही मत करिए आप, एग्जामिनेशन की भी बात मत करिए, निगेटिव बात करता है ये। टीचिंग द स्टूडेंट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, टीचिंग द स्टूडेंट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, क्या कह रहा है, टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, नहीं। ये देखते हैं, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन एंड टू नेचर द इनेट टैलेंट्स एवरी लर्नर, ठीक है, मतलब एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी दो, आप वैसा अपॉर्चुनिटी दो जो सीख सके, जिसमें वो सीख सके, अपॉर्चुनिटी दो उसे। ये भी कुछ पॉजिटिव बात कर रहा है, इसलिए ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है
वो नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये आइडिया किसने दिया था? ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है डेवलपमेंट की, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये किसने कहा था? तो ये मतलब कि ये जो प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल है? दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ किस प्रिंसिपल से रिलेट करता है? ये प्रिंसिपल ऑफ क्या, इंटरेक्शन का? प्रिंसिपल ऑफ नहीं, क्या है, इंटीग्रेशन का, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन का भी नहीं होगा, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का भी नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ, अगर आपने एक जगह अपना पेन एक पेज पे रखो आप, और अगर बिना पेन को उठाए अगर आपने अपना आगे हाथ बढ़ाते चले गए, तो वो अगर आपको अपने हाथ को रोक ही नहीं रहे हो और पेन को भी पेज से नहीं उठा रहे हो, एक पेन लिया आपने और उसको आपने एक पेज पे रख दिया और आप उस पेन को खींचते चले गए, जैसे यहाँ पेन लिया, ये रख दिया, ये खींचते चले गए, ना अब अपने हाथ को रोकूं और ना मैं अपने हाथ को उठाऊं, तो क्या ये लाइन जो आगे तरफ बन रही है कभी रुकेगी क्या? ये कभी नहीं रुकेगी। ये न मैं अपने हाथ को रोकूं और ना पेन को उठाऊं, तो ये जो प्रोसेस है, ये लाइन बनने वाली, ये कभी नहीं रुकेगी, ये हमेशा चलती रहेगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि मतलब ये कंटिन्यूअस बन रहा है। हम ये कह सकते हैं ना, कंटिन्यू है भाई, काम कंटिन्यू चल रहा है, ये कंटिन्यूअस। तो वही चीज़ है। ये प्रिंसिपल किससे है? नेवर एंडिंग, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो हम ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो हमेशा चल रहा है। जब हमेशा चल रहा है तो वो क्या कह सकते हैं हम कि वो सतत मतलब सतत लगातार हो रहा है वो। तो इसलिए आपको ऑप्शन में ढूंढोगे तो जब अगर वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है तो ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म नहीं हो रहा है तो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है तो ऑप्शन में भी आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का है, तो आपका ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज ये 30 क्वेश्चन मैं लाया था, अब ख़त्म हो गया, अगला क्वेश्चन नहीं है। फिर मैं अगला आपको जल्दी 30 क्वेश्चन और लेके आऊँगा मैं, और आपको बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। अगर मुझे आता होगा, जितना मुझे समझ में आता होगा मैं बताऊँगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ आप समझिएगा, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा हूँ, मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मगर जो आता है वही बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, फिर धन्यवाद आपको देखने के लिए।